लेकिन अगर आपकी सख्ती की वजह से, आपकी डांट फटकार की वजह से, आपकी पिटाई की वजह से अगर बच्चे को ये एहसास हो गया कि मेरे माँ बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं, तो वो यकीनन एक दिन आपको छोड़ के चले जाएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद खान और आज मुझे बात करनी है कि बच्चों की तरबियत कब और कैसे शुरू करना चाहिए। अक्सर पेरेंट्स मेरे पास आते हैं जब बच्चे 8th, 9th या 10th में होते हैं, तो कहते हैं कि बच्चा जो है बिल्कुल कहना नहीं सुन रहा है, घर से बाहर निकल गया है और उसको कैसे हैंडल करें और क्या ना करें। अक्सर बच्चों की परेशानियां ये आती हैं, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां। मैंने इस सिलसिले में काफ़ी रिसर्च की और ख़ुद कुछ अपने भी एक्सपीरियंसेस सामने रहे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें आप पेरेंट्स को ख़ास तरीके से, बिलखुसूस जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं या जल्दी शादी होने वाले हैं या जल्दी ही शादी हुई है, या ख़ास तरीके से जिनके बच्चे केजी से लेकर 5वीं तक के बच्चे हैं, 5वीं में, उन तमाम पेरेंट्स के लिए आज के टिप, आज की बात बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही समझने की बात है कि वो बच्चों को समझ के लें कि बच्चों की ट्रेनिंग यानी कि तरबियत उनकी कब और कैसे करनी चाहिए। जो मैंने रिसर्च किया है वो ये कि बच्चों की एक फॉर्मेटिव एज होती है, लर्निंग एज होती है, फॉर्मेटिव ईयर्स हम बोलते हैं उसको, और वो एज होती है टीन एज शुरू होने से ज़रा पहले तक, यानी कि उस टाइम तक उसकी प्रोग्रामिंग दिमाग की हो जाती है। गोया कि पहले टीन एज जो है तकरीबन 12-13 साल की एज में शुरू हुआ करती थी, लेकिन आजकल बच्चों का मैच्योरिटी लेवल काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी अच्छा हो गया है, तो ये जो टीन एज लेवल है ये भी काफ़ी कम हो गया है और अक्सर जगहों पे तो ऐसा लग रहा है जैसे 7-8 साल की एज से ही उनकी टीन एज जो है शुरू हो जाती है। बच्चों की जो ये एज है, जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, ये इनका असल पीरियड है जिसमें उनके आने वाली ज़िंदगी की कंप्लीट प्रोग्रामिंग वो की जाती है और उसके असल करने वाले लोग जो होते हैं वो नंबर 1 पे उसके वालिदैन होते हैं और नंबर 2 पे होती हैं उसकी टीचर्स। जी हाँ, अब वो कैसे होता है कि बच्चा जो चीज़ देखता है घर के अंदर या जिस चीज़ को भी होता है उसको वो अपने आप समझने की कोशिश करता है, या ये है कि उसको क्या सही है क्या गलत है, उसका क्या पैटर्न है, उसको वो अपने अंदर रिकॉर्ड करता जाता है। गोया कि जब वो बच्चा 7-8 साल या 10 साल की एज को पहुंचता है तो तकरीबन 90% ऑफ द जो उसकी आने वाली ज़िंदगी है वो इसी प्रोग्राम से कवर होने वाली है और इस प्रोग्रामिंग का नाम है सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि जो कुछ भी बच्चा देख रहा है और जो भी पैटर्न्स वो सीख रहा है, चाहे स्कूल में सीखे, चाहे बच्चों से सीखे या अपने घर में देखे, वो तमाम पैटर्न्स जो हैं उसके दिमाग में रिकॉर्ड होते चले जाते हैं और फिर उसी के हिसाब से उसकी रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो गवर्न होती है, उसी के हिसाब से वो चलती है। और ये बात तो आपको भी जो सीनियर्स हैं उनको भी एहसास होगा कि हमने जो काम बचपन में किए हैं वो भी अक्सर व बेशतर हमारे सामने आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि एकदम बचपना सा आ गया और ये कब की बात एकदम निकल करके सामने आ गई। तो ये असल में उस वक्त की जो प्रोग्रामिंग थी, वो ट्रेनिंग थी, वो उस वक्त से अभी हम लोगों के सामने ये निकल के आती है। कहने का मतलब क्या है कि बच्चा वो तमाम बातें रिकॉर्ड करता है जो वालिदैन करते हैं। बच्चा खुद से कुछ नहीं करता क्योंकि उसका जो कॉन्शियस माइंड है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10% होता है पूरे माइंड का, और 90 to 92% जो है वो उसका सबकॉन्शियस माइंड है। और ये जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, ये जो लर्निंग एज है जिसमें प्रोग्रामिंग हो रही है बच्चे की, तो ये एज जो है 8 से 10 साल की एज है, शुरू से पैदा होने से लेकर के 8 से 10 साल की एज तक। और उस बीच में वो अपने वालिदैन को जो कुछ भी करते देखता है वो उसके सबकॉन्शियस में जाकर के रिकॉर्ड होता चला जाता है। उसको नहीं मालूम होता है कि ये सही क्या है, गलत क्या है। यानी कि कुछ भी काम करने से पहले जब बच्चा छोटा होता है तो वो माँ या बाप का अप्रूवल चाहता है कि इस काम को करे या ना करे, और जब वो अप्रूवल मिल जाता है वो चीज़ उसके सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाती है कि हाँ यही एक पैटर्न है।
अब अगर वो किस तरीके से अपने घर में अगर कोई नौकर है उससे किस तरीके से बिहेव करते हैं, अगर अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो भी एक अच्छा ट्रीटमेंट करने वाला इंसान बनेगा। लेकिन अगर वही पेरेंट्स उस घर में काम करने वाली मेड के साथ में या नौकर के साथ में बुरा सलूक कर रहे हैं या चीख चिल्ला के काम कर रहे हैं तो वो पैटर्न भी उसके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाएगा। सिमिलरली जब आप बाज़ार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, वहाँ भी वो ये ऑब्ज़र्व करता है कि आप डीलिंग किस तरीके से कर रहे हैं। आपका हर एक्शन बच्चा जो है वो अपने दिमाग में रिकॉर्ड करता चला जाता है और वो पैटर्न उसकी लाइफ आने वाली ज़िंदगी के लिए एक मेयार सेट करता चला जाता है। प्रोग्रामिंग होती चली जाती है जिसके मुताबिक उसके आने वाली ज़िंदगी गवर्न होने वाली है। अक्सर पेरेंट्स को देखा है कि वो खुद तो अपना इतना ध्यान नहीं कर पाते कि उन्होंने किस तरीके से क्या काम किए हैं, लेकिन बच्चे जब थोड़े बड़े हो करके गलत काम करते हैं तो उनको एहसास होता है कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये बच्चे कैसे हो गए, हम तो ऐसा नहीं करते थे वगैरह वगैरह। इस किस्म की बहुत सी बातें आती हैं, लेकिन जाने अनजाने वो सब काम बच्चे ने हमसे ही सीखे हैं, टीचर्स से सीखे हैं। इसलिए टीचर्स को भी बहुत ज़िम्मेदार होना चाहिए और उनके सामने किसी भी किस्म का कोई भी गलत काम या गलत डिसीजन या गलत बिहेवियर बच्चों के सामने नहीं आना चाहिए। ख़ास तरीके से झूठ के ताल्लुक से बच्चे बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं और जब पेरेंट्स को, बड़ों को झूठ बोलते देखते हैं तो वो समझ लेते हैं कि यही ज़िंदगी का पैटर्न है और इसी तरीके से ज़िंदगी आगे चलेगी और ये पैटर्न उनके सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाता है। फिर दूसरी बात यह है कि जब बच्चे थोड़ा और बड़े होते हैं तो उनको स्कूल में भी एक माहौल मिलता है, वहाँ भी उनको सीखने का मौका मिलता है, वहाँ भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं और बाय द टाइम वो 20-21 साल के होते हैं उस वक्त तक उनका दिमाग जो है कम्प्लीटली सेट हो चुका होता है कि उन्हें क्या करना है। और आजकल का तो मामला ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बच्चे होते नहीं, मुश्किल से 1 या 2 बच्चे हर फैमिली में हैं और आम तौर पे न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, सब अकेले अकेले हैं और वो हैरत भी करते हैं कि अगर 8-10 बच्चे हम लोग जिस तरीके से पले बड़े हैं तो उस वक्त में अगर कोई मतलब किस तरीके से वो तरबियत की जाती थी और आजकल तो पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। 2 ही बच्चों में इतना परेशान हो जाते हैं कि अरे बाप रे बाप, ये तो बस 50 के बराबर हैं, 100 के बराबर हैं, उनको संभालना तो बहुत मुश्किल काम है। तो मुश्किल काम नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा हमारा पैटर्न ऑफ लाइफ जो है वो चेंज हो गया है। पहले जो थी हमारी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, वहाँ पे हमारे बड़े बुज़ुर्ग हुआ करते थे और बच्चों के दादा दादी, नाना नानी, फूफा फूफी, चचा चाची सभी लोग रहते थे। तो उनसे बच्चा जो था यानी कि हम लोगों ने उनसे बहुत सी वैल्यूज़, बहुत सी चीज़ें उनसे सीखी जो हमारे वालिदैन को नहीं मालूम थी। आजकल का ये मसला हो गया कि बच्चे इतने मैच्योर्ड हो नहीं पाते हैं, ख़ुद भी न्यूक्लियस फैमिली से निकल के आते हैं तो इतने ज़्यादा तजर्बात भी नहीं होते हैं और जब वो ख़ुद बड़े होकर के उनके बच्चे होते हैं तो उनको अंदाज़ा नहीं होता कि बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए या उनकी तरबियत किस तरीके से करना चाहिए। इसमें जो ख़ास बात हमको ध्यान रखने की है वो ये कि बच्चा जब अप्रूवल मांगता है अपने पेरेंट्स से, अपने ख़ास तरीके से अपने माँ या बाप से, तो उस वक्त वालिदैन को बहुत ही सही राय बच्चों को देना चाहिए। जैसे मुझे अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या याद आता है कि मैं बहुत छोटा था, लेकिन मुझे याद है कि कुछ हमारे दोस्त में, हमारे मतलब जो साथ में खेलने वाले लड़के थे, वो किसी चीज़ में मुझसे आगे निकल गए तो मुझे बहुत उससे जलन, हसद टाइप बात पैदा हुई और मैंने वो बात अपने फादर से शेयर की। तो फादर के साथ में मैं अक्सर टहलते थे हम लोग शाम में और मेरे फादर कुछ इज्तिमात होते थे उसमें लेके जाते थे या कुछ उनके बड़ों की मीटिंग होती थी वहाँ हमें साथ में लेके जाते थे जहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी बातें सीखने को मिलती थी। उस वक्त टहलते टहलते वालिद ने कहा कि बेटे ये हसद करना, किसी से जलना जो है वो अच्छी बात नहीं है, बल्कि रश्क करना चाहिए। तो मैंने कहा ये रश्क करना क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स तुमसे अच्छा किसी चीज़ में है या तुमसे आगे निकल गया है तो ये न सोचो कि उसको कैसे पीछे लाएं, बल्कि ये सोचो कि तुम उससे आगे कैसे जा सकते हो। वो बात मेरे दिल में घर कर गई और मुझे आज तक याद है कि हाँ वाकई वो बात जो है वो अगर हम कर लें अपने अंदर तो मुझे किसी से जलन नहीं होती, किसी से हसद नहीं होता, बल्कि अगर कोई किसी को मैं देखता हूँ कि वो हमसे बेहतर हैं किसी भी लिहाज से तो मैं चाहता हूँ और मैं भी वैसा ही कुछ होना चाहता हूँ या बनना चाहता हूँ, तो मैं कोशिश करके उनसे बेहतर बनने की कोशिश करता हूँ। और ये यकीनन एक बहुत हेल्दी कॉम्पिटिशन जो है वो डेवलप होता है बमुकाबले जलन के, हसद के। तो ये वालिदैन की तरबियत छोटी छोटी बातों पे जो हर वक्त उनको निगाह रखना पड़ती है, अपने कैरेक्टर जो है वो
बच्चों के सामने जितना खुल के आता है वो किसी और के सामने नहीं आता। हम दूसरों के सामने वक्ती तौर पे बहुत ईमानदार बन सकते हैं, बहुत सच्चे बन सकते हैं, बहुत काबिल एतबार बन सकते हैं, लेकिन बच्चों की नज़र से छुपे नहीं रह सकते। वो हर चीज़ को बहुत खामोशी से माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं और अपने ब्रेन में रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो भी रिकॉर्डिंग हुई है उसी के मुताबिक ही ज़िंदगी आगे जानी है। जिस तरीके से किसी कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम अगर हमने डेवलप किया है तो जो भी प्रोग्रामिंग हमने किया है उसी के मुताबिक ही वो आगे काम करेगा। या मिसाल के तौर पे एक ऑडियो टेप रिकॉर्डर ले लीजिए, उसमें आप जो भी रिकॉर्ड करेंगे, अगर आपने गाना गाया है तो गाना रिकॉर्ड हो जाएगा, तकरीर की तो तकरीर रिकॉर्ड हो जाएगी, रोए हैं तो रोना रिकॉर्ड हो जाएगा, जो कुछ भी आपने किया है वो उसके अंदर रिकॉर्ड होगा। और जब उसको आप रिप्ले करेंगे तो वही चीज़ उसमें से सुनाई देगी जो आपने उसके अंदर रिकॉर्ड किया है। और यही हाल बच्चों की प्रोग्रामिंग का है कि उसमें से फिर वही चीज़ आपको सुनने को मिलेगी, वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो आपने उसके अंदर रिकॉर्डिंग हुई है। अब मसला ये आता है, अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं अब तो जो होना था सो हो गया, अब बच्चे तो बड़े हो गए, 8वीं 10वीं में पहुंच गए, हमारी सुनते नहीं हैं, हमारे करीब नहीं आते, अब उनकी इस्लाह कैसे करें। उम्मीद की किरण है, अल्लाह ताला ने एक रास्ता छोड़ा है और वो समझ लीजिए कि उसकी चाबी जो है वो एक ही चाबी है, उससे वो ताला खुल सकता है। क्योंकि बच्चों की जो प्रोग्रामिंग हुई है उसको अगर हमें थोड़ा बहुत चेंज करना है, उसमें कुछ एडिटिंग करनी है, तो वो जब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा, वो खिड़की जब तक नहीं खुलेगी, आप उनके अंदर सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंच पाएंगे और उनकी प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं कर सकते। और उसका तरीका ये है कि जो उसका कॉन्शियस माइंड है, यानी कि 8 to 10% जो उसका कॉन्शियस माइंड है वो सोच समझ करके फैसले करता है। बाकी ज़िंदगी जो है उसकी 90-92% लाइफ की प्रोग्रामिंग तो हो चुकी, लेकिन जो कॉन्शियस माइंड है उसके थ्रू हम उसके ब्रेन में पहुंच सकते हैं। अब सवाल ये है कि उस कॉन्शियस माइंड की जो विंडो है उसको हम कैसे खोलें। तो उसकी एक ही चाबी है और वो है ट्रस्ट, भरोसा, प्यार, मोहब्बत, एतमाद बच्चे का। अगर वो हम जीत ले गए तो आपके लिए वो खिड़की खुल सकती है और आप अंदर जा कर के उस बच्चे की जो सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग है उसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर सकते हैं। और वो तरीका वही हो सकता है कि जब आप बच्चे को एतमाद मिले पूरा कि हाँ हम तुमसे मोहब्बत करते हैं और हम मतलब आपके हैं, और किसी भी चीज़ पे मतलब ये एक प्रोटेक्शन का एहसास बच्चे को होना चाहिए। अगर हम बच्चे से हमेशा कहें बेटे देख मुझसे सच बोलना, मैं तो उसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही मोहब्बत करता हूँ, लेकिन बेटे मुझसे सच बोलते रहना, हमेशा कभी झूठ नहीं बोलना। कोई भी बच्चा जानबूझ के झूठ नहीं बोलता, लेकिन जब वही बच्चा आ करके कोई बताता है, सच बोलता है और कोई गलती होती है तो उसको थप्पड़ खाने को मिलता है। ऐसी सूरत में उसका आप पे से ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, वो आपको अपना नहीं समझता, आपने उसकी कोई मदद नहीं की। ये रोल है पेरेंट्स का कि उसको सोच के समझ के अच्छे से हैंडल करना है और उसके ट्रस्ट को टूटने नहीं देना है, उसकी बातों को सुन कर के समझना है और फिर उसकी मदद करनी है एक दोस्त की तरह से और बहुत ही प्यारे अंदाज में, एक मोहब्बत भरे अंदाज में, ताकि उसको हर्ट ना हो, उसको ऐसा ना लगे कि ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे नहीं हैं। क्योंकि अगर बच्चों को ये एहसास हो गया आपकी सख्ती की वजह से, यकीनन कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से नफ़रत नहीं करता और ना वो ये चाहता है कि वो बिगड़े, लेकिन अगर आपकी सख्ती की वजह से, आपकी डांट फटकार की वजह से, आपकी पिटाई की वजह से अगर बच्चे को ये एहसास हो गया कि मेरे माँ बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करते हैं, तो वो यकीनन एक दिन आपको छोड़ के चले जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि अब अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपका कहना सुने, तो आप उनको एक एडल्ट की तरीके से, एक बड़े की हैसियत से उनको ट्रीट करें, उनके साथ में बिहेव करें एक इक्वलिटी के बेस के ऊपर। उनसे खुले दिल से उनसे एपोलॉजी मांग लें, उनसे माफ़ी मांग लें और उनसे कहें बेटे हम भी इंसान हैं, हो सकता है हमसे भी कुछ गलतियां हुई हों, वो तो हमें उसके लिए माफ़ कर दो, लेकिन हम आपके ही हैं और आपके ही रहेंगे। और फिर उसके बाद में एक नए सिरे से आप ज़िंदगी शुरू करें उनके साथ में, लेकिन फिर उनका ट्रस्ट टूटना नहीं चाहिए। अगर कुछ गलती करें तो आप सब्र से काम लें, वरना ऐसा ना हो कि आपने एक नई ज़िंदगी शुरू करी, बच्चे ने उसको सच मान करके फिर से वो
आपके कहने में आकर के अच्छे काम या बुरे काम जो भी सीखा है उसने वो करने लगा और आपने फ़ौरन टोका टाकी शुरू कर दी, अरे तुम ऐसे नहीं रहते हो, तुम कैसे करते हो, तुम ये फलाना काम नहीं किया, तुमने बाल नहीं सही करे और अपना ड्रेस देखो फलाना डिब्बा का। अगर इस तरीके से हमने बच्चों को पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया तो वो फिर हमसे दूर हो जाएंगे और वो आपको अपना कभी नहीं जानेंगे। तो यकीन जानिए कि इसकी इस्लाह भी हो सकती है, लेकिन हाँ, बड़े बच्चों के लिए ये ज़रा सा पेरेंट्स के लिए भी एक चैलेंजिंग काम है कि उनको उसके लिए बहुत सब्र से काम लेना पड़ेगा और बहुत हिम्मत जुटा करके बच्चों को एक ट्रीटमेंट दे करके उनको अपना बनाना पड़ेगा, उनका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, उनकी मोहब्बत जीतना पड़ेगी और वो एतमाद हासिल करना पड़ेगा जो बच्चों को अपने माँ बाप पे होना चाहिए कि हाँ, ये माँ बाप हमारे हैं और हमारे भला चाहते हैं और हमारे लिए ही सब कुछ करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि बच्चों की तरबियत के लिए माँ बाप जो हैं वो सबसे बड़े रोल मॉडल होते हैं। उसके बाद में टीचर्स का अहम रोल आता है, जो कि अगर टीचर्स भी अच्छे माहौल में अगर पले बढ़े बच्चे तो यकीनन वो बहुत अच्छे, नेक और कामयाब इंसान बनते हैं। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि माँ बाप का बेहतरीन तोहफ़ा अपनी औलाद के लिए उनके लिए बेहतरीन तालीम व तरबियत है। यानी कि तालीम के लिए तो हम बहुत सा इंतज़ाम कर देते हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में डाल देते हैं, लेकिन तरबियत का कोई इंतज़ाम नहीं हो पाता। तो तरबियत के लिए हमें अच्छी असातिज़ा, नेक असातिज़ा चाहिए जो हमारे बच्चों की केयर कर सके, उनके अंदर सच्चाई, ईमानदारी, ऑनेस्टी और ख़ुददारी और एक अच्छे इंसान की सिफ़ात को डेवलप कर सके। तो ये तमाम चीज़ें भी हमारे वालिदैन को, हम सबको देखना चाहिए कि हमारे बच्चे किस स्कूल में जा रहे हैं, उनके कौन कौन से दोस्त हैं और किन किन से वो मिल रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। और सबसे बड़े दोस्त तो आपको खुद बनना पड़ेगा ताकि उनको इसकी कमी ना महसूस हो और तभी इसका कुछ रिज़ल्ट जो है वो सामने आएगा ताकि उनकी प्रोग्रामिंग अच्छी हो सके और वो एक कामयाब इंसान बन करके सामने आ सकें। तो मुझे यकीन है कि आप सब लोगों को इसमें से बहुत कुछ अच्छी बातें मिली होंगी और इसमें अभी आप कमेंट बॉक्स में जा कर के लिखें कि इससे क्या क्या आपको फ़ायदा हुआ या कुछ ये मुफीद है या नहीं, और ये जो हम एक तरीक़ा बता रहे हैं आपको, इस पे अमल करके कितना आप फ़ायदा उठा सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.